लेकिन उन्होंने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की डिलीवरी ले ली, जिससे उन्हें और डीलर को नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरे मामले में सुरेश रैना की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में पूछताछ चल रही है। ये दो ऐसे किस्से हैं जो भारतीय स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के अराउंड या चारों तरफ आज के दिन घूम रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि चल क्या रहा है। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अभिषेक सिंह मेरे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे लाइव और जावेद हुसैन मेरे साथ दिल्ली से लाइव कुछ देर में जुड़ जाएंगे। मनोज जी, मैं सबसे पहले आपका ही रुख कर लेता हूं, इससे पहले कि हम अपने संवाददाताओं से इस बारे में जानकारी लें। पहले आकाशदीप से जुड़ा हुआ मसला क्या है और क्या ये कार बिना HSRP के प्लेट के लिए हुए डिलीवरी ले लेना एक ऑफेंस बनता है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि हमारे यहाँ जो इतने क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो चौके छक्के लगाना तो बखूबी जानते हैं, विकेट चटकाना भी बहुत अच्छा उन्हें आता है। लेकिन जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, वो होना अनिवार्य है। उसके लिए टैक्स भरा जाता है और जब टैक्स आप भरते हैं तो फिर ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये जारी की जाती है, उसको लगाया जाता है। अब ये सब ना लगाने के फलस्वरूप उन पर जो डीलर है उनको भी एक नोटिस दिया गया है और आकाशदीप को भी नोटिस दिया गया है। ऐसे ही ये जो मामले हैं, मैं समझता हूं कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने एक मैनेजर भी रखते हैं, जो हाई प्रोफाइल, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं। आप दूसरे खेलों में लेकिन तो स्थिति और भी बदतर है। आकाशदीप का ये मामला क्या इतना गंभीर है जो आकाशदीप को लेकर अभी ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं? ये तो एक ये माना जा सकता है कि हाँ, इसका वो थोड़ा फाइन भर देंगे या पैसा दे देंगे तो उनको नंबर प्लेट इश्यू हो जाएगी। देखिए, बिना प्लेट नंबर के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो है तो ये अपराध ही ना। तो ये उनको भी नोटिस जारी किया गया है आरटीओ लखनऊ की तरफ से, और ये नोटिस जारी किया गया है डीलर को भी। तो ये अपने आप में एक संवेदनशील मामला है। मैं समझता हूँ जो मैनेजर है उनको, अगर क्रिकेटर को जानकारी नहीं है तो मैनेजर को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वो मैनेजर हाई प्रोफाइल चीज़ों से जुड़े हुए, लेन देन से जुड़े हुए वित्तीय मामले, खिलाड़ियों के सब कुछ वही डील करता है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा MS धोनी और हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने चेन्नई में एक मामला दर्ज किया था, धोखाधड़ी का मामला उनके खिलाफ हुआ था। ऐसे ही MS धोनी ने अपने पार्टनर पर एक आरोप लगाया था, वहां 15 करोड़ रुपए का मामला था। खिलाड़ी जाने ना अनजाने ऐसे मामलों में फंस जाते हैं जिसकी उनको जानकारी नहीं होती। उनकी जानकारी क्रिकेट के मैदान तक सीमित होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो उनके साथ जुड़े हुए, जो वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए मामले जो उनका डील करते हैं, उनको अवेयर करना चाहिए खिलाड़ियों को। वाकई उनको अवेयर करना चाहिए। लेकिन ये मामला आकाशदीप से जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी और ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे चर्चा में है मनोज जी, और इस पर मैं आपसे विस्तार से जानकारी जानना चाहूँगा। सुरेश रैना एक ऐसा प्लेयर जो लेफ्टी है, जिसके शॉट्स, जिसके खेलने का अंदाज क्या भारतीय टीम में हो या फिर IPL के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हो, हर कोई देखना चाहता था। अगर ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, कितना गंभीर है, क्योंकि कहा जाता है ईडी तब तक नहीं बुलाती जब तक ईडी के पास पुख्ता चीजें नहीं आ जाती, और ईडी छोटे मामलों में हाथ नहीं डालती, वो बड़े अमाउंट के किसी ऐसे मामले में उसी में वो हाथ डालती है। देखिए, ये तो उम्मीद की जाती है किसी भी खिलाड़ी से कि वो जिस भी बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है कि वो स्किल्ड बेस्ड है, जो कि पूरी तरह से मान्य है, वैध है। आप देख सकते हैं तमाम इस तरह की साइट्स चल रही हैं, और कौन सी अवैध हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी हैं, और कौन सी गैम्बलिंग को ज़्यादा, जुए को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। इसके बारे में जो महीन सा जो अंतर है वो पता होना चाहिए कि क्या स्किल्ड बेस्ड है, क्या स्किल्ड बेस्ड नहीं है। तो यहाँ खिलाड़ियों को कई बार इसकी जानकारी नहीं होती। अब ईडी ने जो उनसे आज पूछताछ की है उसके सवाल ही कुछ इस तरह के हैं कि मसलन कि जिन प्लेटफॉर्म्स को आप एंडोर्स कर रहे थे वो जुआ संचालन से जुड़े हुए थे, भारतीय कानूनों में इसकी आपको जानकारी थी या नहीं थी? जिन साइट्स का नाम लिया गया, उनका कॉन्टैक्ट एग्रीमेंट और जो लेन देन हुआ, वित्तीय लेन देन, वो आपको किस माध्यम से उसका पैसा दिया गया? इसके अलावा क्या आपको क्या आपके एग्रीमेंट से पहले बैटिंग प्लेटफॉर्म की कानूनी वैधता
के बारे में आपको जानकारी थी, आपको इस बारे में कुछ बताया गया था, ये कुछ सवाल थे। और स्किल बेस्ड, जैसा कि मैंने कहा कि स्किल्ड बेस्ड गेमिंग और जो जुए जैसी चीज़ों को जो प्रमोट करती हैं, उसके बारे में आपको अंतर पता था या नहीं पता था? अगर पता था तो आप इससे क्यों जुड़े? ये कुछ सवाल जो हैं आज उनसे किए गए हैं इस बारे में, और इसका उन्होंने आज जवाब भी दे दिया है। और इसके बारे में अब ईडी की रिपोर्ट और जो हमारे संवाददाता हैं जो फील्ड पर हैं वो इसमें बेहतर बता पाएंगे। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। क्या वो जानते थे? अगर उन्हें इसके लिए भुगतान हुआ तो किस तरीके से हुआ? बैंक अकाउंट में गया तो किस अकाउंट में गया? कितना भुगतान था? क्या कैश दिया गया? कहां पर मुलाकात हुई थी? और क्या क्या किया? और क्या वो जानते हैं? और कौन लोग थे? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मैं जावेद का रुख करूंगा क्योंकि यह खबर सबसे बड़ी होने वाली है अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए। सुरेश रैना को क्वेश्चन करना, उनकी क्विजिंग होना। जावेद, डिटेल में बताएं, ये मामला किस ऐप से जुड़ा हुआ है? इसमें क्या सुरेश रैना का रोल था? क्या शक है ईडी को? क्या पूछताछ? जावेद। देखिए राजीव, करीब 4.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। इस वक्त सुरेश रैना ईडी दफ्तर में ही हैं, ईडी हेडक्वार्टर में ही हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये तमाम पूछताछ जो है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ की जा रही है। क्योंकि 1xBet बेट जो ऐप है, गेम ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, इस ऐप में किस तरीके से सुरेश रैना को इन्वॉल्व किया गया, कैसे वो इसके प्रमोटर बने, कैसे उन्होंने इसको ऐड किया और उसके बाद ये एम्बेसडर बने, इसके बाद किन लोगों ने इनसे इस बारे में इनसे कांटेक्ट किया। और क्योंकि वो हालांकि एक सुपरस्टार थे इंडियन क्रिकेटर के और आईपीएल के जाने माने बड़े बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के, और ऐसे में एक शख्स जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके बाद इस तरीके के गेम जो बेटिंग ऐप है जो कि पूरी तरह से बैन है, और एजेंसीज की तरफ से भी, क्योंकि कई लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, चूना लगाया गया ऐसे बेटिंग ऐप के जरिए। तो क्या एक नामी शख्सियत, इस प्लेयर, वो कैसे इस ऐप से जुड़ा, उससे किस तरीके से इस ऐप को प्रमोट करने के लिए उससे कांटेक्ट किया गया, या और उसके बाद उसे कैसे पैसे के लिए, क्योंकि एक सेलिब्रिटीज के तौर पर जो है राजीव, उनको इस ऐप में बुलाया गया था इसको प्रमोट करने के लिए, जो एक बेटिंग ऐप था। इसके अलावा जो है राजीव, कई और क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम अभी सामने आ रहे हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं जिनसे पूछताछ की जा चुकी है एक महीने पहले। और ऐसे में जावेद, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको करेक्ट कीजिएगा। अभिषेक भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। जहां तक 1xBet की बात है, क्या ये भारत में लीगल नहीं है? मेरी जानकारी जो मुझे मिल रही है, ये लीगल प्लेटफॉर्म है, और लीगल अगर प्लेटफॉर्म है तो सुरेश रैना गलत कैसे हो सकते हैं, ये भी समझाइए। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है, क्योंकि कई लोगों की तरफ से जो जानकारी मिली है कि कई लोगों के साथ जो है इसमें उनके पैसे जो है इस ऐप में जो जानकारी मिल रही कि वो कहीं ना कहीं पैसा डूब गया है। अब इसको ये भी जानकारी मिल रही थी कि ये यहाँ पर पूरी तरीके से लीगल तरीके से नहीं था, और इसी को लेकर ही सुरेश रैना इसको प्रमोट कर रहे थे, इसके एम्बेसडर भी थे, और इस ऐप जो कि बेटिंग ऐप है, इस ऐप को ही उसके इस प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो अब जिस तरीके से लोगों को जो इसका रिटर्न जो ऐप के जरिए जो लोग आप देखते होंगे कि लोग गेमिंग ऐप करे या बेटिंग ऐप करे, लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। अब जो है जो पूरा जो मामला है वो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला आया। ईडी के जब संज्ञान में पूरा मामला आया तो ईडी इस पूरे मामले की जांच में जुटी। उसके बाद ईडी ने जो ईडी के सोर्स से बताते हैं कि जो लोग इस ऐप से जुड़े हुए थे, उन तमाम प्रमोटर्स या जो इसको प्रमोट कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे आकर, उन लोगों से जानकारी हासिल करनी चाहिए कर रहे हैं कि आखिर उनका कनेक्शन कैसे हुआ। देखिए राजीव, इसमें जो अभी तरीके से जो अभी तक की जानकारी है वो एजेंसीज के जरिए की बेटिंग ऐप है, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैन है। ये ऐप जो है ये कहीं ना कहीं जो लोगों का जो पैसा है, लोग ने जो इसमें इस बेटिंग ऐप में जो पैसा उन्होंने जिस तरीके से लगाया और जो उनको नहीं हुआ लौटा, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ एक तरीके से धोखा हुआ। अब इसी मामले को लेकर जो है हैदराबाद में भी ईडी का जो जोन ऑफिस है वहां पे भी पूछताछ की गई। सुरेश रैना को क्या बताया गया था, किस तरीके का प्रमोट करना था, कैसे उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट था,
या कोई इनका एक इन्वॉल्वमेंट था इस ऐप के जरिए, इसी को जानने के लिए ईडी ने इनको नोटिस दिया था और आज उनको सम्मन देकर बुलाया था। अब इस पूरे मामले में हालांकि 4.5 घंटे ज्यादा का समय हो गया है और जानकारी के मुताबिक सुरेश रैना इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही है और अभी और पूछताछ चल सकती है और प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही उनका जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। सुरेश रैना जो 11 बजे के आसपास वो ईडी दफ्तर पहुंचे, उसके बाद वो अंदर गए। एक जो प्रोसीजर होता है, अंदर जाके उनकी एंट्री हुई होगी, उन्होंने बताया होगा कि मुझे इस केस के, हालांकि उन्हें सब कोई जानता है लेकिन फिर भी जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक जो एक प्रोसीजर होता है इन जो आयु जो अधिकारी होंगे इस केस से, वो उनके पास वो पास गए होंगे वहां पर बकायदा, फिर उनसे सबसे पहले यही कि इस ऐप के बारे में बताइए, इस बेटिंग ऐप के बारे में बताइए। ठीक है, मैं रुक करता हूं आपका को कैसे कांटेक्ट किया गया, किस आपका तरीके से संपर्क टूट रहा है जावेद बार बार। ये जो अभी जावेद जानकारी दे रहे थे मनोज जी, ये जावेद की जानकारी 1x बेट को लेकर है जिसमें बेटिंग ऐप है, इससे जुड़े सुरेश रैना, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं अभी, जो मैंने गूगल किया, चीज़ों को समझा, ये लीगल प्लेटफॉर्म है। कितना बड़ा झटका लग सकता है सुरेश रैना को टेक्निकली भी और स्पोर्ट्स के लिहाज से भी, आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, करियर के लिहाज से तो अब उनका करियर खत्म हो चुका है। अब उसमें अब ना तो वो आईपीएल में खेलते हैं और ऑफिशियली रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन अब यहाँ सबसे जो चिंता का विषय है वो ये है कि आपके चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है। भोली भाली जनता है वो देखती है भाई सुरेश रैना इस बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैसे लगाने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसे ही वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को जब वो देखती हैं, बॉलीवुड के से जुड़े हुए लोगों को देखती हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं, तो अपना पैसा लगा के अपने बड़ा आशान्वित अपने आप को महसूस करती हैं। लेकिन होता उसके कई बार उलट है, क्योंकि खिलाड़ी को भी उसकी जानकारी नहीं होती। तो ईडी ने आज यही सब कुछ पूछताछ की है। पूछताछ में उनका प्रयास यही था कि क्या वो इनोसेंट हैं, क्या उनको पता था। अगर पता था तो इसका मतलब है कि वो कल्प्रिट हैं, अगर नहीं पता था, अनजाने में हुआ है अपराध, क्योंकि अपराध तो है ही, क्योंकि करोड़ों लोगों, जैसा कि जावेद ने बताया कि बहुत लोगों का पैसा डूब गया है। अब जब पैसा डूबता है तो फिर इस तरह की आशंकाएं उस व्यक्ति पर सबसे पहले उठती हैं कि जिसको सबसे पहले चेहरा बनाया गया है। एक आर्थिक अपराध तो बनता है, जिसके नाम पर बेची गई चीज वो एक आर्थिक अपराध बनता है। लेकिन मेरे ख्याल से सुरेश रैना इतने समझदार तो होंगे कि उन चीजों के बारे में समझ पा रहे होंगे और जो भी उनके जवाब होंगे वो शायद ईडी को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेकिन अभिषेक मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हम सुरेश रैना की बात दिल्ली के एंगल से कर रहे थे। अभिषेक, अभी मनोज जी से बात हुई इससे पहले जब आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, ये आकाशदीप के साथ जो कुछ हुआ है, क्या ये बाय मिस्टेक हो जाता है या आकाशदीप ने जानबूझकर लापरवाही बरती इस पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा मामला आकाशदीप की गाड़ी लेना, उसे खुशी में या फिर लोगों से अपनी खुशियां बांटने के लिए उसका फोटो पोस्ट करना, उनकी बहन का उसको फोटो को पोस्ट करना इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के जमाने में, ये अलग बात है। लेकिन आजकल के दौर में जो शोरूम्स हैं जहां से ये गाड़ियां खरीदी बेची जाती हैं, वहां पर गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यानी बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं जाती। टेम्परेरी नंबर प्लेट्स दी जाती हैं और तभी ये गाड़ियां यहां से बाहर जाती हैं। लिहाजा उसको लेकर ये ऑब्जेक्शन किया गया है और तब तक गाड़ी बहुत लॉन्ग रूट पर ना चलाई जाए, बाहर ना चलाई जाए बहुत समय तक, जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं मिल जाती। यानी टेम्परेरी नंबर प्लेट के साथ आप बहुत सफर नहीं कर सकते। इस केस में नंबर प्लेट ही नहीं दिख रही थी। हाई रेजोल्यूशन नंबर प्लेट की बात तो बहुत दूर की है। ये भी हो सकता है कि चूक रही हो शोरूम की, और अब क्योंकि गाड़ी ओनर तक पहुंच गई है, लिहाजा ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफिस की तरफ से, लखनऊ आरटीओ की तरफ से ये नोटिस भेजी गई कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ये गाड़ी, जो एक्सयूवी में सबसे हाई एंड ब्रांड की गाड़ी है, इसे इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो इसको लेकर उन्हें नोटिस भेजी गई है। नोटिस का वो जवाब क्या देते हैं, शोरूम मालिक जवाब देते हैं, आकाशदीप जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पनिशमेंट कितना हो सकता है अगर पनिशमेंट बनता है इसमें? तो रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा पनिशमेंट रोड टैक्स का हो सकता है, जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन अभी इसको लेकर उनके जवाब का इंतजार है। वो आरटीओ की तरफ से इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, क्या जिस शोरूम से गाड़ी खरीदी है वो शोरूम की तरफ से जवाब आता है,
क्या अंडर प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन, ये वो बातें हैं जो अभी कुछ वक्त में सामने आ जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के साथ।